बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि एक संस्मरण है। इसके प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे, जो कि बहुत ही सरल भाषा में है। आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हो। और इसके पहले बाकी पाठ के प्रश्नोत्तर भी हम उनके वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 13 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि संस्मरण है। यह गद्य की संस्मरण विधा में लिखा हुआ है और इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो देवदार जो वृक्ष होता है उसकी छाया बहुत ही घनी होती है। तो फादर की उपस्थिति भी वैसी क्यों लगती थी, हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, क्योंकि जिस प्रकार देवदार का वृक्ष थके हारे यात्रियों को शीतल छाया व सुकून देता है, उसी प्रकार फादर की उपस्थिति भी सभी के लिए शांतिदायक और सुकून भरी थी। फादर परिवार के बड़े सदस्य के समान सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते और अपना आशीष देते थे। तो बहुत आसान उत्तर है इसका, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? क्योंकि फादर की उपस्थिति जो है देवदार के वृक्ष के जैसी शांति देती थी और सुकून देती थी। उनकी उपस्थिति में सभी को शांति प्राप्त होती थी, इसलिए उनकी जो उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, क्योंकि जिस प्रकार देवदार का वृक्ष थके हारे यात्रियों को शीतल छाया व सुकून देता है, उसी प्रकार फादर की उपस्थिति भी सभी के लिए शांतिदायक व सुकून भरी थी। फादर परिवार के बड़े सदस्य के समान सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते और अपना आशीष देते थे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? मतलब ऐसा क्यों कहा गया है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है? तो इसका उत्तर होगा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे भारत को ही अपना देश कहते थे। तो प्रश्न यह था कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था क्योंकि वे बेल्जियम से आए थे और यहाँ आकर वे भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे और वे अब भारत को ही अपना देश कहते थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो हमें वो प्रसंग बताने हैं जहाँ पर फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है इस पाठ के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा, पाठ में आए प्रसंग जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है निम्नलिखित है। तो पहला है, फादर बुल्के परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। परिमल एक हिंदी साहित्यिक संस्था थी, इससे फादर बुल्के जुड़े हुए थे। इससे स्पष्ट है कि फादर बुल्के को हिंदी से प्रेम था। दूसरा है, उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में शोध प्रबंध लिखा, राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो उन्होंने हिंदी में शोध लिखा था, इससे स्पष्ट है कि उन्हें हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती थी। इसके बाद तीसरा है, फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद नील पंछी के नाम से किया, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ का, इस नाटक का हिंदी अनुवाद किया था। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें हिंदी बहुत अच्छी लगती थी, हिंदी से प्रेम था उनको। इसके बाद अगला पॉइंट है, वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने थे। और अगला पॉइंट है, उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उनका शब्दकोश भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, इससे स्पष्ट है कि उन्हें हिंदी से प्रेम था। तो इस प्रकार हमने 5 पॉइंट बनाए हैं इसके, उन प्रसंगों के जिनके आधार पर प्रकट होता है, स्पष्ट होता है कि फादर बुल्के को हिंदी से प्रेम था। पहला है, फादर बुल्के परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। दूसरा, उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में शोध प्रबंध लिखा, राम कथा उत्पत्ति और विकास। अगला पॉइंट है, फादर ने
मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद नील पंछी के नाम से किया। अगला है वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने और उसके बाद ही उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। तो इन सब प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि फादर बुल्के का हिंदी से प्रेम था। अगला प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे अपने शब्दों में लिखना है। इसका उत्तर होगा फादर बुल्के कर्मयोगी थे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया था। वे एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले व्यक्ति थे। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में भरने जैसा था। वे सभी के साथ अपनत्व का भाव रखते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो इस आधार पे हमने उनकी जो छवि थी स्पष्ट कर दी। इसको एक बार फिर से हम देख लेंगे। फादर बुल्के कर्मयोगी थे। वे कर्म में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया था। वे एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, क्योंकि पारंपरिक सन्यासी जो होते हैं समाज से विरक्त हो जाते हैं, लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे। वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले व्यक्ति थे। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में भरने जैसा था। वे सभी के साथ अपनत्व का भाव रखते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है क्योंकि उनका हृदय मानवीय करुणा से भरा हुआ था। वे एक छायादार वृक्ष की तरह थे जिसके नीचे सबको आनंद व शांति मिलती थी। वे सभी के प्रति अपनत्व व ममता का भाव रखते थे। उनकी आंखों में वात्सल्य भरा था। वे सभी को अपने आशीष से भर देते थे। तो इस आधार पर लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है क्योंकि उनका हृदय मानवीय करुणा से भरा हुआ था। सभी के प्रति उनके मन में प्रेम था। वे एक छायादार वृक्ष की तरह थे जिसके नीचे सबको आनंद व शांति मिलती थी। वे सभी के प्रति अपनत्व ममता का भाव रखते थे। जो भी उनसे मिलने वाले थे उनसे सभी से वे अपनत्व और ममता का भाव रखते थे। उनकी आंखों में वात्सल्य भरा था, मतलब जिस प्रकार बच्चों के प्रति प्रेम होता माता पिता के मन में, उसी प्रकार उनके मन में भी सभी के प्रति वात्सल्य, बच्चों के प्रति प्रेम की भावना थी। वे सभी को अपने आशीष से भर देते थे। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो यहाँ हमें बताना है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो इसका उत्तर होगा सन्यासी की परंपरागत छवि संसार व सामाजिक रिश्तों से रिश्ते तोड़ने वाले की होती है। क्योंकि सामान्य तौर पे सन्यासी कैसे होते हैं, जो कि समाज से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। वे किसी भी बंधन में या रिश्ते में बंधे हुए नहीं होते हैं। जबकि फादर बुल्के सामाजिक रिश्तों से जुड़े रहते थे। वे सांसारिक लोगों से रिश्ते बनाते और उन्हें निभाते भी थे। वे लोगों से अपनत्व व वात्सल्य के साथ मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर बुल्के ने इस प्रकार सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। तो इसका उत्तर आसान है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? तो इसका उत्तर है कि सन्यासी की परंपरागत छवि संसार व सामाजिक रिश्तों से रिश्ते तोड़ने वाले की होती है, जबकि फादर बुल्के सामाजिक रिश्तों से जुड़े रहते थे। वे सांसारिक लोगों से रिश्ते बनाते और उन्हें निभाते भी थे। वे लोगों से अपनत्व वात्सल्य के साथ मिलते थे। वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, उस तरह से वे सभी से प्रेम के साथ मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर बुल्के ने इस प्रकार सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है।
इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए में 2 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, 2 वाक्य दिए गए हैं जिनका हमें आशय स्पष्ट करना है। तो इसमें क वाला है, नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। तो इसका उत्तर होगा, फादर बुल्के की मृत्यु पर कितने लोगों की आंखों में आंसू थे यह गिनना संभव नहीं है, क्योंकि सभी उनकी मौत पर आंसू बहा रहे थे। ठीक है, बहुत आसान है। फादर बुल्के की मृत्यु पर कितने लोगों की आंखों में आंसू थे यह गिनना संभव नहीं है, क्योंकि सभी उनकी मौत पर आंसू बहा रहे थे। इसके बाद अगला जो ख वाला है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनने से मन गहराई में डूबने लगता है और शांति का एहसास होने लगता है, हमारी आंखें भी नम हो जाती है, उसी प्रकार फादर को याद करने पर भी मन की स्थिति हो जाती है। तो मन की स्थिति कैसी हो जाती है? जिस प्रकार हम उदास शांत संगीत सुनते हैं तो हमारा मन जो है गहराई में डूब जाता है और शांति का एहसास होने लगता है, हमारी आंखें भी नम हो जाती है। तो इसी प्रकार फादर को याद करने पर भी मन उदास हो जाता है, शांत हो जाता है और गहराई में डूबने लगता है। इसके बाद इस पाठ में से रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित भी प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न नंबर 8वां है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से बुल्के ने भारत आने का मन निम्नलिखित कारणों से बनाया होगा। तो पहला पॉइंट होगा इसमें, फादर बुल्के भारत के अध्यात्म से प्रभावित रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने पहले भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और भारत के आध्यात्म के बारे में कहीं पढ़ा और सुना हो, इसलिए वो उससे प्रभावित रहे होंगे, इसलिए वो भारत आए होंगे। दूसरा, भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है, इसलिए फादर बुल्के का मन भारत आने का हुआ होगा। तीसरा पॉइंट है, फादर बुल्के रामचरित्र से भी प्रभावित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने राम कथा पर अपना शोध कार्य किया। क्योंकि फादर बुल्के ने राम कथा पर अपना शोध कार्य किया था, इससे स्पष्ट है कि वे रामचरित्र से भी प्रभावित थे। और अगला पॉइंट है, फादर बुल्के हिंदी भाषा से भी प्रभावित रहे होंगे। तो इस आधार पर फादर बुल्के ने भारत आने का मन बनाया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ बताना है कि फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती इस कथन से। और उनका कथन है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस आधार पर फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं प्रकट होती है। और इसके बाद हमें बताना है कि आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब हम अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति से फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावनाएं अभिव्यक्त होती है। इस पंक्ति से फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावनाएं अभिव्यक्त होती है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर हम अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत आसान है। हमारी जन्मभूमि भारत है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। हम और भी 1-2 पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हम हमारी जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य करना चाहते हैं। हम इस धरती पर ही बड़े हुए हैं, यहीं खेलकर हम बड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के पॉइंट भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो यह 2 प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के भी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इनके साथ ही कर लेना चाहिए। इसके बाद भाषा अध्ययन में जो प्रश्न है, मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। तो यह आप कर सकते हो आसानी से। और आपका मित्र हडसन एंडी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसे इस बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखे। यह भी आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, यह आपको करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग लिखिए। तो यहाँ पर हमें समुच्चय बोधक छांटकर लिखना है। तो समुच्चय बोधक छांटना बहुत आसान है, जिस शब्द के द्वारा वाक्य जुड़ा हुआ है वही समुच्चय बोधक होगा। तो पहला जो क वाला है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे
और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो यहाँ समुच्चय बोधक है और, यहाँ पे समुच्चय बोधक है और से ही यह वाक्य समूह के रूप में जुड़ा हुआ है। इसके बाद ख वाला है, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यहाँ की से जुड़ा है तो की समुच्चय बोधक है। ठीक है, की समुच्चय बोधक है यहाँ। इसके बाद ग वाला है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो यहाँ पे आएगा तो आएगा, तो समुच्चय बोधक है यहाँ पर। इसके बाद घ है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो यहाँ पे आएगा जो से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये समुच्चय बोधक है जो यहाँ पर। इसके बाद अगला है, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। ठीक है, तो यहाँ पे है लेकिन से जुड़े हुए हैं ये, तो यहाँ पे लेकिन समुच्चय बोधक है। तो इस प्रकार ये व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि आपको जरूर करना चाहिए, तो ये हमने समझा दिया है यहाँ पर। इस प्रकार इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।